गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें प्रेमचंद के फटे जूते जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, इसकी समरी और तुम्हारे पाठ में जो अभ्यास प्रश्न थे उनको मैंने तुम्हें कराया था। और मैंने कहा था कि अब मैं जो पैराग्राफ जैसे आते हैं एग्ज़ाम में, तो पैराग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर तुम्हें बताऊंगी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं, पैराग्राफ के आधार पर कैसे बन सकते हैं उसको मैं तुम्हें बताऊंगी। तो आप पहला मार्क कीजिए, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। पेज नंबर 62 और लास्ट पैराग्राफ से मार्क कीजिए, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है से लेकर कौन सी मुस्कान है ये। कौन सी मुस्कान है ये। पेज नंबर 63 का फर्स्ट पैराग्राफ वहाँ तक मार्क कीजिए। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इससे नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटे के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये। तो इस पे बेस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि लेखक के जूते का कौन सा भाग फटा हुआ है। तुम लोग भी सोचो क्या होगा इसका जवाब। लेखक के जूते का कौन सा भाग फटा हुआ है। अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन में भी उन्होंने पढ़ा था कि लोग तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए जैसा भी तरीका अपनाना पड़े करते हैं, लेकिन तुमने अपनी कमियों को छुपाया नहीं, जो है जैसा है वैसा ही दिखाया। अर्थात प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा था जिसमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। किसकी व्यंग मुस्कान किसके हौसले पस्त कर देती है। प्रेमचंद जी की जो व्यंग मुस्कान है कि तुम तो पर्दे की ओट में छिपने के कारण कुछ भी करना पड़े, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना करना पड़े, उसे करते हो। और जो हरिशंकर परसाई जी हैं, प्रेमचंद की ये मुस्कुराहट जो उन पे व्यंग करती हुई से उन्हें लगती है, उनके हौसले पस्त कर देती है। जनता का लेखक किसे कहा गया है। जनता का लेखक है प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पैराग्राफ को आप मार्क कर लीजिए। दूसरा पैराग्राफ आप मार्क कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो मार्क किया है उस पर बेस क्वेश्चन मैंने बताए हैं। और कोई भी स्टोरी जब आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन को ना तुम आसानी कर सकते हो। इसीलिए पूरी स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक पैराग्राफ इसमें से मार्क करिए, एक तो ये हुआ और दूसरा कैसा। पेज नंबर 62 में ये कैसा आदमी है।
से लेकर एकदम रोक देता है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कह के बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। क्या कहना चाहता है लेखक इसमें? लेखक कहता है फ़ोटो खिंचाना था तो अच्छे जूते पहन लेते, नहीं तो मत खिंचाते फ़ोटो। किसने कहा था कि तुमको कोई अवार्ड तो मिल नहीं रहा था अभी इस फ़ोटो के द्वारा। अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो मत खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता। फिर उस वक्त शायद इनकी पत्नी ने जिद करी हो कि नहीं फ़ोटो खिंचानी है, और उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो, और आकर के जैसे थे वैसे आकर के बैठ गए। फिर लेखक कहता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी अच्छा जूता नहीं है, उसे मजबूरी में फटा जूता पहनना पड़ रहा है। लेखक कहता है कि तुम्हारी फ़ोटो जब मैं देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर जो क्लेश है, जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको महसूस कर करके मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। पर तुम्हारी आंखों में जो तीखा दर्द भरा व्यंग है वो मुझे रोने से भी रोक देता है। इम्पोर्टेंट पैसेज है बच्चों। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लेखक किसे और क्या समझा रहा है? लेखक खुद को समझा रहा है, खुद को कह रहा है। फ़ोटो देखकर लेखक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उसने सोचा कि जब फ़ोटो खिंचाने आए थे और वही पत्नी के साथ खिंचाने आए थे तो कम से कम ठीक से जूते पहन लेते। ये क्या कि जैसे थे वैसे आकर के बैठ गए, फ़ोटो खिंचाने लगे। तो उनको लगा शायद पत्नी ने जिद करी होगी और खींच करके ये जैसे थे वैसे आकर के बैठ गए, इसलिए उन्होंने अपने जूते नहीं बदले। आँखों का तीखा व्यंग लेखक को क्या करने से रोकता है? लेखक उनके क्लेश को देख कर रोना चाहता है, लेकिन उनको लगता नहीं, ये लेखक जो है, जो प्रेमचंद जी हैं, वो जानबूझ करके ऐसे फटे जूते पहन करके आए हैं। शायद वो इसके द्वारा समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं, लोगों पे हंसी उड़ाना चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपने पैर के अंगूठे से समझाना चाहता हूँ। तो शायद लेखक का तीखा दर्द भरा व्यंग जो है वो लेखक को रोने से रोक देता है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें, मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। बेटा जो पैराग्राफ आपको हम मार्क कर रहे हैं उसको आप मार्क करते जाइए। पेज नंबर 64 का लास्ट पैराग्राफ, मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। लेखक ने इस पैराग्राफ में कहा है कि प्रेमचंद जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग टीले को देख करके भी उससे बच करके उसके बाजू से किनारे से निकल जाते हो। तुम्हारा ये कहना है कि मैंने टीले को देख करके ठोकर मार मार करके अपना जूता फाड़ा है और इसीलिए शायद जूते से पैर की उंगली बाहर निकल आई है, लेकिन मेरे पैर बचे हैं, मैं चल रहा हूँ। लेखक ने अपना कहा था ना कि उसके ऊपर का जूता तो ठीक है लेकिन तलवा बिल्कुल घिस गया है चलते चलते, लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसका जूता कितनी खराब स्थिति में है। इस पर लेखक ने कहा कि प्रेमचंद जी शायद मुझ पर व्यंग कर रहे हैं कि तुम उंगली को ढांकने की चिंता में कि उंगली बाहर ना निकल आए अपने तलवे का नाश कर रहे हो। जब तलवा ही नहीं रहेगा और ऊपर से जूता बिल्कुल ठीक रहेगा तो तुम चलोगे कैसे? लेखक कहता है मैं समझता हूँ
मैं तुम्हारे फटे जूते पहनने का रहस्य समझता हूँ, तुम्हारे जूते से बाहर निकली उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान जो समाज को कुछ संदेश देना चाहती है वो भी मैं समझता हूँ। प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? प्रेमचंद को इस बात की संतुष्टि थी कि समाज में बुराइयों को देखकर वो बचकर नहीं निकले, बल्कि ठोकर मार करके उसको समाप्त करने की कोशिश की और इस कोशिश में उनकी उंगली ज़रूर जूते से बाहर निकल आई, लेकिन उनका पाँव बिल्कुल सही सलामत है और वो आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। व्यंग मुस्कान किससे क्या कह रही है? व्यंग भरी मुस्कान लेखक से समझा रही है कि उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश करना समझदारी नहीं है। तलवा ही नहीं रहेगा तो चलोगे कैसे? आगे बढ़ने के लिए तलवे का होना तो ज़रूरी है। तुम चलोगे कैसे? किसके लिए कहा गया है? ये लेखक के माध्यम से लेखक ने समाज के लिए संदेश दिया है कि हम तलवे का नाश कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि तलवा ही नहीं रहेगा तो चलेंगे कैसे। हम टीले को देखकर बच के निकलने की कोशिश में करते हैं, जो कि सही नहीं है। बच्चों, आपके इस चैप्टर पे कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपके पाठ में है, उसमें तो है ही है, उसके अलावा और हो सकते हैं, और भी पैराग्राफ हैं जो आप देख सकते हैं। आप इसको मार्क करिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। देखिए, तुम फोटो के महत्व को नहीं जानते। पेज नंबर 62, पैराग्राफ नंबर 2 मार्क कीजिए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो से लेकर फोटो भी खुशबू देती है। लेखक कहता है कि एक बार जो फोटो खिंच जाती है वो सदैव बनी रहती है, तो इसका महत्व तुम्हें समझना चाहिए। और लोग तो फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते हैं, और यहाँ तक तो अगर किसी को लड़का दिखाना होता है तो वो कोट इत्यादि वर दिखाई के लिए मांग लेते हैं, मांग करके मोटर से बारात निकालते हैं। लोग इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं मांगने के आधार पर, और तुम 5 मिनट की फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते तक नहीं मांग पाए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक उधार मांग लाते हैं। शायद तुमको फ़ोटो का महत्व नहीं है। तुम्हें तो शायद ये भी पता नहीं है कि बहुत से लोग जब फ़ोटो खिंचाने आते हैं तो इत्र यानी परफ्यूम लगा करके आते हैं, जिससे उनकी फ़ोटो में खुशबू आए, जबकि ये संभव नहीं है। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो प्रश्न है, कौन फ़ोटो के महत्व को नहीं समझता और क्यों? लेखक ने यहाँ पर प्रेमचंद जी के लिए कहा है कि प्रेमचंद जी फ़ोटो के महत्व को नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं था। दूसरा बन सकता है, लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करते हैं। लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट, जो कुछ भी ज़रूरी है वो उधार मांग लेते हैं। तुम शब्द यहाँ किसके लिए आया है? तुम शब्द यहाँ प्रेमचंद जी के लिए आया है। नेक्स्ट देखिए, टोपी 8 आने में मिल जाती। इसी पेज पे बेटा 62 पर ही थर्ड पैराग्राफ देखिए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते इस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फ़ोटो में तो तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यहाँ तक मार्क कीजिए। क्वेश्चन बनेगा, किसकी कीमत हमेशा अधिक रही है? जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज़्यादा रही है। जूता हमेशा टोपी से ज़्यादा कीमती माना जाता रहा है, क्योंकि
वो पैर में है, चलने के लिए पैर में कुछ पहनना ज़रूरी है। प्रस्तुत गद्यांश में क्या व्यंग किया गया है? लाइन है ना कि अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। ताकत के आगे सिर सभी झुकाते हैं। समाज में जो शक्तिशाली होता है, चाहे लोग उससे डरते हों, पीठ पीछे बुराई करते हों, लेकिन डर के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं, तो शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान समाज में हमेशा होता आया है। किस विडंबना ने लेखक को इससे पहले परेशान नहीं किया? प्रेमचंद की गरीबी की स्थिति ने लेखक को इससे पहले बहुत अधिक परेशान नहीं किया, क्योंकि फ़ोटो देखने के बाद ही उन्हें पता चला कि प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर होती तो शायद ये जूता बदल लेते। फ़ोटो देखने से पहले लेखक प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति से अनजान थे। तो बच्चों, ये आपके चैप्टर पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे, जो क्वेश्चंस हो सकते थे, वो मैंने तुम्हें ओरली रूप में समझाया है। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हैं और चैप्टर को और क्लियर तरीके से खुद समझ सकते हैं। अपने एग्जामिनर आप खुद भी बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों पर लेखक ने क्या व्यंग किया है, लोगों पर व्यंग किया है कि आज के ज़माने में दिखावा करने वाले लोग बहुत हैं। वे अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मांग कर कीमती कपड़े पहन लेते हैं, कार मांग कर बारात निकालते हैं, इत्र लगवाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आज के ज़माने में दिखावा बहुत बढ़ गया है। ये बात प्रेमचंद ने इतने पहले ही अपने माध्यम से लोगों को बताया और हरिशंकर प्रसाद जी ने उनके माध्यम से समाज को बताने की कोशिश की कि प्रेमचंद दिखावा करने वाले नहीं थे, लेकिन आज समाज में दिखावे की प्रवृत्ति ही सबसे ज़्यादा है। बच्चों, इस चैप्टर में प्रेमचंद की वेशभूषा कैसी थी? प्रेमचंद जी मोटे कपड़े की टोपी पहनी थी, कुर्ता पहना था, धोती पहनी हुई थी। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में है उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। उनके जूते थे कैसे? उनके जूते कैनवस के तो थे, लेकिन लापरवाही से बांधे गए थे और जो उसमें लेसेस लगी थी, डोरी लगी हुई थी, उनके किनारे पे लगी हुई पतरी भी हट गई थी, जिससे महसूस होता था कि बहुत पुराना जूता है। और उसमें छेद था जिसमें से उनके पैर की उंगली बाहर निकली हुई थी। किसकी व्यंग भरी मुस्कान से लेखक के हौसले पस्त हो गए? लेखक ने जब प्रेमचंद की फ़ोटो देखी और पहली बार उसने सोचा कि अरे कैसे हैं ये जो फटा जूता पहन करके फ़ोटो खिंचाने चले आए हैं। लेकिन दोबारा जब उसने मुस्कुराहट को ध्यान से देखा तब लगा कि ये मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट नहीं है जब कोई कैमरामैन कहता है कि मुस्कुराइए और फ़ोटो खींचना है मुझे। ये मुस्कुराहट समाज के लिए व्यंग भरी मुस्कान है, जो बताना चाहता है कि आज के ज़माने की दुनिया जो है, आज की जो ज़माना है उसमें लोग कैसे हैं, दिखावे के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। पाठ में लेखक ने अपने बारे में क्या बताया है? लेखक ने बताया कि वो कभी फटा जूता नहीं पहन सकता, वो अपने अभावों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, ऐसा करने में उसको शर्मिंदगी लगती है। और तो और जिस तरह से प्रेमचंद जी ने फटे जूते पहन करके फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, लेखक कहता है मैं तो शायद कभी भी इस तरह की फ़ोटो खिंचाता ही नहीं। प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? बच्चों, प्रेमचंद एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। दिखावा करना उन्हें पसंद नहीं था। समाज के जिन बुराइयों को नापसंद करते थे, अपने लेख, उपन्यास, कहानी के माध्यम से उसको प्रकट जरूर करते थे। प्रेमचंद के फटे जूते से जो उनकी उंगली बाहर निकली हुई है, उसको देखकर लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी जब भी किसी घृणा करने वाले वस्तु या व्यक्ति की ओर देखते थे तो हाथ की उंगली से नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते थे।
बच्चों यहाँ पे टीला शब्द आया, तो टीला सामाजिक बुराइयों का प्रतीक है। कैसे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज की बुराइयों को, रूढ़ियों को, परंपराओं को, जो आज के ज़माने से के लायक नहीं हैं, कहते हैं गलत है, लेकिन उसको हटाने की कोशिश नहीं कर पाते, बच के निकल जाते हैं। लेकिन एक साहित्यकार इन सारी बुराइयों को अपने लेख में लिखता है ताकि आम जनता भी इसे पढ़े और उनको दूर करने के लिए प्रयास करे, क्योंकि तभी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो टीला समाज में व्याप्त उन रूढ़ियों और परंपराओं के संकेत करता है जिसे बनाने वाले ये लोग ही हैं, जिसको बढ़ा बढ़ा के पहाड़ का रूप दे दिया है, क्योंकि कभी भी लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, समझौता किया और आगे बढ़ गए। जबकि लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी उन लोगों में नहीं थे। बच्चों जगह कुंभन दास का नाम आया है। आप देखिए पेज नंबर 63 की लास्ट लाइन, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास बच्चों भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और बादशाह अकबर ने इनको जब बुलाया था तो ये उनसे मिलने के लिए वहाँ जाते थे, अक्सर बुलाते थे, वो जाते भी थे। तो फतेहपुर सीकरी आने जाने से उनका जूता घिस गया था। जूता घिस जाना एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है बार बार कहीं चक्कर लगाना। तो जब अकबर ने उनको बुलाया, और बार बार अक्सर बुलाया करते थे, ये जाते थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। इस चक्कर में, आने जाने के चक्कर में, नाम तो इनका भक्ति के कारण, कृष्ण की भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन इस आने जाने के चक्कर में उनके जूते तो घिस ही गए और भगवान का नाम भी लेना भूल गए। क्या कहा उन्होंने कि राज दरबार के प्रति मोह हो गया, जो मोह उनको कृष्ण के प्रति था वो अब राज दरबार में सम्मान बुलाया जा रहा है, इसमें इतने लिप्त हो गए कि भगवान का नाम भी भूल गए। तो उन्हें पछतावा भी हुआ था बाद में कि मैं ऐसे सांसारिक मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ गया। बादशाह अकबर ने बुलाया, इस खुशी में मैं आने जाने के इतने चक्कर लगाने लगा कि जिस कारण से मेरा नाम प्रसिद्ध हुआ, जिस कारण से बादशाह अकबर ने मुझे बुलाया है, भगवान की भक्ति करने के कारण वो नाम तो मैं भूलता ही चला जा रहा हूँ। और अपने इस पछतावे के बाद उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा भी। बच्चों आई होप कि जो भी चैप्टर बेस जो पैराग्राफ थे, जो क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने तुम्हें बताए। बहुत से और भी क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको चैप्टर के पढ़ करके कैसे उसे फ्रेम करना है आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो मेन चीज़ें थी उन्हें बताने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है वो सारे प्रश्न तुम्हें एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। प्रेमचंद के फटे जूते जो शीर्षक से लिखा गया है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? व्यंग्य, हास्य व्यंग्य शैली है। लेखक हरशंकर परछाई हैं। लेखक प्रेमचंद जी बहुत बड़े सुधारवादी लेखक थे। समाज में आई हुई कमियों का वह विरोध करते थे। अपने लेख में, अपने निबंध में, अपने कहानियों, उपन्यासों में उसको व्यक्त करते थे, लेकिन समाज तक उन चीज़ों को पहुंचाया जा सके उसको देख कर उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा। उसको देख करके उसका कैसे विरोध हो, कैसे उसे दूर किया जाए, इसके बारे में अपने पात्रों के माध्यम से उपाय भी सुझाए। तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमें बार बार बताता है कि दिखावे की संस्कृति जो है वो हमें कष्ट को बढ़ाती ही है। पछतावा हमें होता है, लेकिन दिखावे में इतना उलझ जाते हैं कि वास्तविकता को भुला देते हैं। 2 पैसे हैं आपके पास तो 4 का खर्चा कैसे हो सकता है? कहा जाता है ना कि उतने ही पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। तो चादर को जो नहीं देखता है वो ऐसे ही परेशान होता है। लेखक ने कहा आजकल के लोग दिखावा करने के लिए, चाहे लड़कियों को दिखाना हो, चाहे लड़की की शादी हो, मांग मांग के अपना काम कर लेते हैं। आज ही बच्चों किराए पे कपड़े मिलते हैं, दूल्हा दुल्हन भी किराए के कपड़े पहन करके भी बैठ जाते हैं। नाटक कंपनी में लोग एक्टिंग करते हैं तो लेते हैं, तो वो लेकर के बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि फ़ोटो खिंच गए, काम ओवर, और कपड़े वापस कर दिए। तो लेखक का यह मानना है कि दिखावे की संस्कृति के लिए जो हमारे समाज में जो पनप रही है संस्कृति, हमारे समाज की उन्नति के लिए घातक है, क्योंकि हम वास्तविकता से बचना चाहते हैं। हमारे पास क्या नहीं, हम किसी को बताना नहीं चाहते और इसीलिए मांग करके अपना काम चला लेते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक चाहते तो बड़े आसानी से जूते मांग करके
पहन सकते थे। दो चीज़ें स्पष्ट हुई, तो लेखक की आर्थिक स्थिति का कि इतना पैसा नहीं था कि तरह तरह के कपड़े या जूते रखते। दूसरा ये कि मांग करके दिखावे की संस्कृति में भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए मांग करके उन्होंने जूते भी नहीं पहने। तो ये सारी बातें समाज को संदेश देती हैं कि दिखावे की संस्कृति, पर्दे में रहना, पर्दे के पीछे क्या वो ना दिखाना, ये सब बाद में हमें ही दुख देते हैं और इसीलिए हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। आई होप बच्चों आज जितने क्वेश्चन और बताए हैं तुम्हें वो भी तुम्हें समझ में आए होंगे। जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आंसर्स दे उनको मैंने सॉल्व कराई दिए, क्वेश्चन जितने दिए हुए थे, और क्या बन सकते थे वो भी मैंने बता दिए। आप भी कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। नाउ यू आर एग्जामिनर, तो ट्राई टू मेक 5 क्वेश्चन। इस चैप्टर पे बेस आप 5 क्वेश्चन बनाइए और मुझे दिखाइएगा कि आपने जो मैंने बताया उससे अलग क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।